हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ आज आप खुश हो। आज मैं आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाने वाला हूँ जहाँ एक बच्चा अपने ही घर में अकेला था, जहाँ चार दीवारें थीं लेकिन कोई दिल नहीं था। दोस्तों, कुछ कहानियाँ दिल में उतर जाती हैं और वहाँ रुक जाती हैं। आज की यह कहानी एक ऐसे बच्चे की है जिसके पास सब कुछ था, बस प्यार नहीं था। दिल थाम लीजिए दोस्तों, विहान सिंघानिया की कहानी अब शुरू होती है। दोस्तों, कहानी शुरू होती है एक बहुत ही दर्दनाक और रहस्यमयी मोड़ से। हमारा हीरो है विहान सिंघानिया। उम्र सिर्फ 14 साल, लेकिन दिल में इतना अंधेरा, इतनी थकान और इतना अकेलापन कि बड़े बड़े लोग भी टूट जाएं। विहान कोई आम बच्चा नहीं है, वह सिंघानिया परिवार का इकलौता बेटा है। लेकिन अजीब बात यह है कि इस बड़े से महल जैसी हवेली में उसके पास सब कुछ है। पैसा, नौकर, बड़ा कमरा, महंगे कपड़े, बस प्यार नहीं है। और दोस्तों, सबसे ज़्यादा दर्द तो तब होता है जब अपने ही लोग पराये बन जाएं। कहानी की शुरुआत होती है रात के सन्नाटे से। बाहर तेज बारिश हो रही है। पूरी हवेली में ठंड और खामोशी फैली हुई है। बड़ी बहन नंदिता सिंघानिया अपने स्टडी रूम में बैठी फाइलें देख रही होती है। नंदिता बहुत सख्त, बहुत सफल और पूरे परिवार की जिम्मेदारी संभालने वाली लड़की है। उसकी नज़रों में काम ही सब कुछ है। लेकिन अचानक उसके दिमाग में एक आवाज़ गूंजती है। ये कोई बाहर की आवाज़ नहीं होती, बल्कि किसी के दिल की आवाज़ होती है। आवाज़ में सिर्फ थकान, टूटन और मर जाने जैसी निराशा होती है। दोस्तों, नंदिता का हाथ वहीं रुक जाता है। उसके हाथ का महंगा पेन टूट जाता है, क्योंकि उसने उसे बहुत ज़ोर से दबा दिया होता है। वह समझ जाती है कि ये आवाज़ किसी और की नहीं, उसके छोटे भाई विहान की है। उसका दिल अचानक धक से रह जाता है। वह कुर्सी से उठती है और बिना कुछ सोचे विहान के कमरे की तरफ भागती है। अब देखो दोस्तों, जैसे ही नंदिता कमरे का दरवाज़ा खोलती है, सामने का नज़ारा देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। कमरे में ठंडी बारिश की नमी है, माहौल भारी है और विहान बेड पर बिल्कुल चुप पड़ा है। उसकी कलाई पर चोट के निशान हैं। नंदिता घबरा जाती है। वह विहान को पकड़कर कहती है, विहान, तू पागल हो गया है क्या? लेकिन विहान कोई जवाब नहीं देता। उसकी आंखें खाली हैं, जैसे वह इस दुनिया से बहुत दूर जा चुका हो। और तभी दोस्तों, असली चमत्कार शुरू होता है। विहान बोलता नहीं, लेकिन उसका दिल बोलता है। उसके मन की आवाज़ नंदिता के दिमाग में साफ साफ सुनाई देती है। विहान अंदर ही अंदर सोचता है कि वह क्या समझाए। यह कि वह जीना क्यों नहीं चाहता, या यह कि उसकी अपनी बहनों ने 10 साल तक उससे नफरत क्यों की। वह सोचता है कि माँ पापा के एक्सीडेंट का इल्ज़ाम एक 4 साल के बच्चे पर लगा दिया गया था, और उसी दिन से उसकी ज़िंदगी किसी सज़ा जैसी बन गई थी। अब कहानी पीछे जाती है। विहान सिर्फ 4 साल का था जब उसके माँ पापा एक कार एक्सीडेंट में चले गए। उस दिन उसके हाथ में एक पुराना खरगोश वाला खिलौना था। बच्चा डरा हुआ था, समझ नहीं पा रहा था कि दुनिया अचानक इतनी खाली क्यों हो गई। लेकिन उसी समय उसकी बहनों ने उसे संभालने के बजाय उसी को दोषी मान लिया। दूसरी बहन काव्या ने कहा था कि अगर विहान को मेले में जाने की जिद न होती, तो माँ पापा उस रास्ते से नहीं जाते और शायद एक्सीडेंट नहीं होता। बस दोस्तों, यही बात बहनों के दिल में कांटे की तरह फंस गई। इसके बाद 10 साल गुजर गए। हवेली में विहान के नाम का कमरा था, लेकिन कोई प्यार से सिर सहलाने वाला हाथ नहीं था। नंदिता घर और बिजनेस में डूबी रही। काव्या ने गुस्से में उसे देखना तक छोड़ दिया। रिया चेहरे पर मुस्कान लेकर चलती रही, लेकिन वह मुस्कान भी विहान के लिए नकली थी। तारा अपने लैपटॉप और अपनी दुनिया में बंद हो गई, और हमारा हीरो विहान हवेली के कोनों में चुपचाप बड़ा होता रहा। दोस्तों, अब वापस आते हैं उस रात पर। नंदिता अभी भी विहान के कमरे में खड़ी है। उसकी हालत देखकर वह कांप रही है। तभी कमरे के दरवाजे पर दूसरी बहन काव्या आ जाती है। काव्या का स्वभाव तेज है। वह बाहर से मजबूत दिखती है, लेकिन अंदर से बहुत जिद्दी और गुस्सैल है। वह कमरे में आते ही नंदिता का चेहरा देखती है, फिर विहान की चोट देखती है। उसे समझ नहीं आता कि क्या हुआ है। तभी विहान के दिल की आवाज़ काव्या तक भी पहुंचती है। विहान मन में सोचता है कि दूसरी बहन इतनी जल्दी क्यों आई। क्या उसे डर है कि मैं जल्दी मर न जाऊं, या वह मेरी मदद करने आई है ताकि उसका अपराध बोध कम हो जाए। ये सुनकर काव्या की रूह कांप जाती है। वह नंदिता की तरफ देखती है और समझ जाती है कि ये भ्रम नहीं है, वे सच में विहान के दिल की आवाज़ सुन पा रही हैं। इतने में तीसरी बहन रिया कमरे में आती है। दोस्तों, रिया की एंट्री हमेशा की तरह चमकदार होती है। उसके चेहरे पर परफेक्ट स्माइल, बातों में मिठास और चाल में आत्मविश्वास। वह हंसते हुए कहती है, अरे, यहाँ क्या हो रहा है?
विहान फिर नाराज हो गया क्या? वह प्यार दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन विहान का दिल तुरंत उसकी पोल खोल देता है। विहान सोचता है कि तीसरी दीदी की एक्टिंग आज भी कमाल की है। क्या वह सच में घाव देखने आई है, या ये देखने कि मैंने कुछ छिपाया तो नहीं? दोस्तों, ये सुनते ही रिया का हाथ हवा में रुक जाता है। उसकी परफेक्ट मुस्कान पहली बार टूटती है। वह अंदर से हिल जाती है। उसे पहली बार एहसास होता है कि विहान उसे नकली समझता है। और सच कहें तो विहान गलत भी नहीं था। इतने सालों तक रिया ने मुस्कान का मुखौटा पहना, लेकिन छोटे भाई के दर्द को कभी समझा ही नहीं। अब कोने में खड़ी चौथी बहन तारा भी सामने आती है। तारा टेक्नोलॉजी की मास्टर है, एक टॉप हैकर की तरह तेज दिमाग वाली लड़की। उसके हाथ में टैबलेट है। लेकिन जैसे ही विहान के मन में यह ख्याल आता है कि शायद तारा कोई ऐसा रास्ता बता सके जिससे दर्द खत्म हो जाए, तारा का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। उसके हाथ कांप जाते हैं। वह फटी आवाज़ में कहती है, विहान, हमें छोड़कर मत जा। और दोस्तों, यहाँ विहान का जवाब दिल तोड़ देता है। वह मन में पूछता है, छोड़कर मत जाऊँ, इस घर में मेरे लिए जगह कब थी? यह सवाल चारों बहनों के दिल पर हथौड़े की तरह लगता है। वे पहली बार समझ रही होती हैं कि उनका छोटा भाई सिर्फ दुखी नहीं है, वह अंदर से पूरी तरह टूट चुका है। लेकिन अब पछताने से क्या फ़ायदा? 10 साल की दूरी एक रात में कैसे मिटेगी? विहान ठंडी आवाज़ में कहता है, ढोंगी, बाहर जाओ। उसकी आवाज़ तेज़ नहीं होती, लेकिन चारों बहनों की आत्मा हिला देती है। कोई बाहर नहीं जाता। कमरा चुप्पी से भर जाता है। आखिर नंदिता खुद को संभालती है और आदेश देती है कि इस मंजिल पर कोई ना आए। फिर वह रिया से कहती है कि परिवार के डॉक्टर मेहरा को तुरंत बुलाया जाए। डॉक्टर मेहरा सिर्फ फैमिली डॉक्टर नहीं हैं, बल्कि मन के इलाज में भी बहुत अनुभवी हैं। अब दोस्तों, नंदिता कमरे से बाहर चली जाती है, लेकिन विहान अकेला रह जाता है। उसके हाथ में एक छोटा सा कांच का टुकड़ा है, जिसे उसने चुपचाप छिपा लिया था। वह बाथरूम की तरफ जाता है। बाहर खड़ी काव्या को अचानक फिर विहान के मन की आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ में वही खालीपन है। उसे लगता है कि अब कोई उसे रोक नहीं पाएगा। काव्या के होश उड़ जाते हैं। वह दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसती है। काव्या विहान को रोकती है, लेकिन विहान की आंखों में कोई डर नहीं होता। दोस्तों, यही तो सबसे डरावना होता है। जब इंसान रोता है तो उम्मीद बची होती है, गुस्सा करता है तो उम्मीद बची होती है, लेकिन जब आंखें खाली हो जाएं, तब समझो दिल ने उम्मीद छोड़ दी है। काव्या पहली बार अपने भाई की आंखों में वही खालीपन देखती है। नंदिता और रिया भी दरवाजे पर खड़ी सब देख रही होती हैं। नंदिता काव्या से कहती है कि उसे छोड़ दो, वह डर रहा है। विहान ठंडी दीवार के पास बैठ जाता है, जैसे कोई घायल बच्चा खुद को बचाने की कोशिश कर रहा हो। नंदिता अपना कोट उतारकर उसके कंधे पर रखना चाहती है, लेकिन विहान डरकर पीछे हट जाता है। दोस्तों, यह दृश्य बहुत दर्दनाक है। अपनी ही बहन का स्पर्श उसे सुरक्षा नहीं, डर महसूस कराता है। नंदिता का दिल वहीं टूटने लगता है। इसी बीच नीचे से शंकर काका की आवाज़ आती है। शंकर काका बताते हैं कि मल्होत्रा परिवार की हेड श्रेया मल्होत्रा मिलने आई हैं। अब श्रेया का इस समय आना बहुत अजीब है। वह बिजनेस प्रोजेक्ट की बात करने आई है, लेकिन उसकी नज़र बार बार ऊपर की मंजिल की तरफ जाती है। नंदिता को शक होता है कि शायद श्रेया कुछ जानती है, लेकिन इस समय उसका पूरा ध्यान विहान पर है। नीचे हॉल में बैठी श्रेया चाय पी रही होती है। तभी उसे भी विहान के दिल की आवाज़ सुनाई देती है। विहान सोच रहा होता है कि उसे बस शांति चाहिए। वह बहुत थक गया है। अगली बार वह अकेला रहना चाहता है। श्रेया हैरान रह जाती है। उसे याद आता है कि सिंघानिया परिवार में एक छोटा बेटा भी है, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि वह बहुत चुप और अलग रहता है। अब श्रेया समझती है कि उस लड़के के अंदर कुछ बहुत बड़ा तूफान चल रहा है। नंदिता जल्दी से श्रेया को विदा करती है और ऊपर लौटती है। तभी रिया बताती है कि मेहरा आ गए हैं। डॉक्टर बहुत धीरे से विहान के कमरे में जाते हैं। वे उसे डराते नहीं, उसे डांटते नहीं। वे उसके पास बैठकर बहुत नरम आवाज़ में बात करते हैं। वे कहते हैं, बेटा, यह तुम्हारी गलती नहीं है। कभी कभी मन के अंदर एक अंधेरा बादल आ जाता है, लेकिन हम उसे धीरे धीरे हटाएंगे। डॉक्टर अपनी जेब से स्ट्रॉबेरी टॉफ़ी का छोटा पैकेट निकालते हैं। वे कहते हैं कि जब मन बहुत भारी लगे तो यह टॉफ़ी खा लेना। दोस्तों, यह छोटी सी टॉफ़ी इस कहानी में बहुत बड़ा मोड़ बनती है, क्योंकि किसी को तो याद था कि विहान को स्ट्रॉबेरी पसंद है। शायद डॉक्टर को पुरानी फाइल से पता था, लेकिन विहान के लिए यह एहसास ही नया था कि उसकी पसंद किसी ने याद रखी। मेहरा बाहर आकर चारों बहनों से कहते हैं कि विहान को दवा से ज़्यादा धैर्य और साथ चाहिए। उसे आदेश नहीं, सुरक्षा चाहिए। उसे सवाल नहीं, अपनापन चाहिए।
वे कहते हैं कि उसके पास रहिए, उससे धीरे धीरे बात कीजिए, लेकिन उस पर दबाव मत डालिए। नंदिता रिया से कहती है कि विहान के पसंदीदा स्नैक्स और खिलौने लाए। लेकिन दोस्तों, तभी सबको एक और झटका लगता है। किसी को पता ही नहीं कि विहान को क्या पसंद है। यह एक सवाल सबको अंदर तक शर्मिंदा कर देता है। एक ही घर में रहते हुए 10 साल से अपने छोटे भाई के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। उसकी पसंद, उसका डर, उसका जन्मदिन, उसकी छोटी छोटी आदतें सब अजनबी हैं। नंदिता खुद से नफरत करने लगती है। वह कहती है कि जो बच्चे खाते हैं वह सब ले आओ, लेकिन दिल में उसे पता है कि यह गलती इतनी छोटी नहीं है कि कुछ स्नैक्स से ठीक हो जाए। चारों बहनें बारी बारी दरवाजे के बाहर बैठती हैं। नंदिता धीरे से कहती है, विहान, हम यहीं हैं, कहीं नहीं जा रहे। अंदर विहान सोचता है, क्यों? तुम्हें तो मुझसे नफरत करनी चाहिए। यह सुनकर नंदिता का हाथ दरवाजे पर ही कांपने लगता है। वह रोना चाहती है, लेकिन रो भी नहीं पाती, क्योंकि जिस बच्चे को उसने रुलाया है उसके सामने अब उसके आंसू भी छोटे लगते हैं। तुम्हें तो मुझसे नफरत करनी चाहिए। थोड़ी देर बाद विहान स्ट्रॉबेरी टॉफ़ी का पैकेट उठा लेता है। यह देखकर बाहर खड़ी तारा हल्की सांस छोड़ती है। सबको लगता है कि शायद उम्मीद की एक बहुत छोटी किरण बची है, लेकिन यह सुकून ज़्यादा देर नहीं टिकता। रिया कमरे में आती है और विहान को कुछ सामान दिखाने की कोशिश करती है। तभी विहान के मन में फिर आवाज़ उठती है, घर में भी एक्टिंग करनी पड़ती है क्या? रिया का चेहरा उतर जाता है। विहान फिर खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन काव्या बहुत सावधानी से उसके हाथ से खतरनाक चीज़ हटाती है। पहली बार काव्या की आवाज़ में गुस्सा नहीं, डर और प्यार होता है। वह कहती है, विहान, धीरे से छोड़ दो, ठीक है? विहान उसे देखता है। उसकी आंखें फिर भर आती हैं। वह कहता है, नकली लोग, अब अच्छे बनने का नाटक क्यों कर रहे हो? और फिर वह फूट फूट कर रो पड़ता है। दोस्तों, यह रोना सिर्फ एक रात का नहीं है, ये 10 साल का जमा हुआ दर्द है। वह पूछता है, अब क्यों आए हो मेरे पास? उसकी आवाज़ सुनकर चारों बहनें अंदर से टूट जाती हैं। काव्या उसे संभालती है। नंदिता नौकरों को कहती है कि गर्म पानी, तौलिया और आइस बैग लाएं। रिया डॉक्टर को फ़ोन करती है। तारा मॉनिटर और मेडिकल डेटा पर नज़र रखती है। पूरी सिंघानिया हवेली उस रात जागती है। विहान को तेज बुखार आ जाता है। डॉक्टर फिर आते हैं और कहते हैं कि फ़िलहाल खतरा टल गया है, लेकिन उसे बहुत देखभाल चाहिए। रात भर नंदिता उसके माथे पर पट्टी रखती है। काव्या खिड़की के पास पहरा देती है। रिया डॉक्टर से बात करती है। तारा चुपचाप सब देखती रहती है। दोस्तों, पहली बार यह घर सच में विहान के आसपास घूमता है, लेकिन विहान के दिल का अंधेरा अभी भी खत्म नहीं हुआ। सुबह विहान प्यास से जागता है। उसकी आंख खुलती है और सामने नंदिता बैठी दिखती है। नंदिता प्यार से पूछती है कि पानी पियोगे, लेकिन विहान चेहरा मोड़ लेता है। यह छोटा सा इशारा नंदिता को अंदर तक घायल कर देता है। थोड़ी देर बाद रिया हल्की खिचड़ी और सूप लेकर आती है। वह कोशिश करती है कि विहान कुछ खा ले, लेकिन विहान को उसकी आवाज़ भी शोर लगती है। वह चम्मच झटक देता है और कहता है, बाहर जाओ। रिया चुपचाप बाहर चली जाती है। वह पहली बार समझती है कि किसी को मनाने के लिए सिर्फ मीठी आवाज़ काफ़ी नहीं होती। जिसे सालों चोट दी गई हो, उसे अचानक मिठास पर भरोसा नहीं होता। दोपहर में वह फिर कोशिश करती है। कहती है कि मौसम अच्छा है, बगीचे में गुलाब खिले हैं, चलो बाहर चलते हैं। फिर फिल्म का नाम लेती है, फिर म्यूज़िक का। लेकिन विहान कोई जवाब नहीं देता। उसके अंदर बस थकान है। रात में नंदिता अपनी बड़ी मीटिंग कैंसिल कर देती है और खुद सूप लेकर आती है। वह विहान के पास बैठती है और पहली बार दिल से कहती है, मुझे माफ़ कर दो। विहान आंखें बंद कर लेता है। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं होता, लेकिन आंख के कोने से आंसू बह जाते हैं। नंदिता उन्हें पोंछना चाहती है, पर विहान उससे बचता है। वो हाथ रोक लेती है। उसे समझ आ जाता है कि माफ़ी मांगना आसान है, भरोसा वापस पाना नहीं। अगले दिन डिनर के समय पूरा परिवार डाइनिंग हॉल में बैठा है। बड़ी टेबल पर महंगे बर्तन हैं, क्रिस्टल की रोशनी है, लेकिन सबकी नज़र खाली कुर्सी पर है। वह कुर्सी विहान की है। किसी का खाना नहीं उतर रहा। तभी दरवाजे पर हल्के कदमों की आवाज़ आती है। विहान वहाँ खड़ा है, पतला, कमज़ोर, ढीले नाइट सूट में, और चेहरे पर कोई भाव नहीं। चारों बहनों के लिए यह पल किसी चमत्कार से कम नहीं होता। नंदिता तुरंत कहती है कि विहान के लिए गरम सूप लाओ। काव्या हल्का खाना बताती है। शंकर काका सावधानी से सूप रखते हैं, लेकिन विहान की नज़र टेबल पर रखे कांच के गिलास पर टिक जाती है।
उसकी उंगलियां गिलास के किनारे पर घूमती हैं। यह देखकर नंदिता और काव्या दोनों घबरा जाती हैं। नंदिता धीरे से उसका हाथ पकड़ती है। विहान कहता है, हट जाओ। फिर उसे चक्कर आता है और वो गिर पड़ता है। सब घबरा जाते हैं। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि चोट बड़ी नहीं है, लेकिन मानसिक हालत बहुत कमज़ोर है। उसे मनोवैज्ञानिक देखभाल की ज़रूरत है। वार्ड में विहान सोया होता है। उसकी कलाई पर सुरक्षा के लिए नरम पट्टी लगी होती है, ताकि नींद में वह खुद को नुकसान न पहुंचा सके। जब वह जागता है और खुद को सीमित महसूस करता है तो वह डर जाता है। वह रोते हुए कहता है कि उसे छोड़ दो। काव्या उसे समझाने की कोशिश करती है कि यह उसकी सुरक्षा के लिए है, लेकिन विहान चिल्लाता है, मुझे मत छुओ। डॉक्टर और नर्स अंदर आते हैं, उसे शांत करते हैं। काव्या वहीं कुर्सी पर बैठकर टूट जाती है। वह कहती है कि विहान ने उसकी आंखों में देखकर कहा कि वही लोग उसे चोट पहुंचा रहे हैं। फिर वह खुद से पूछती है कि क्या सच में वे ही उसे 10 साल से घायल करते रहें। दोस्तों, जवाब सबके पास है, लेकिन कोई बोल नहीं पाता। काव्या और नंदिता में बहस शुरू होती है। काव्या कहती है कि किसने विहान को नज़रअंदाज किया, किसे उसकी पसंद याद है, किसे उसका जन्मदिन याद है, कौन उसे स्कूल छोड़ने गया था। हम में से कोई नहीं। नंदिता उसे रोकती है कि यहाँ झगड़ा करके विहान को फिर मत तोड़ो। लेकिन सच तो यह है कि दोनों की बातें सच हैं। गलती सिर्फ एक की नहीं, सबकी है। चारों बहनों ने मिलकर अपने ही भाई को अकेला कर दिया। कुछ घंटों बाद विहान फिर जागता है। इस बार उसकी पट्टी ढीली कर दी गई है। काव्या उसे पानी पिलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो मुंह फेर लेता है। तभी तारा एक लैपटॉप लेकर आती है। स्क्रीन पर पुरानी फ़ोटो होती है। फ़ोटो में छोटा विहान है, हाथ में खरगोश वाला खिलौना। उसके साथ छोटी काव्या है, जो उसे गले लगाए मुस्कुरा रही है। नीचे लिखा है, पहली बार मेले में आया, अपनी प्यारी तीसरी दीदी के साथ बहुत खुश हूँ। दोस्तों, ये फ़ोटो कहानी का बहुत इमोशनल पॉइंट है। विहान के अंदर कहीं दबे हुए बचपन के दरवाजे खुलने लगते हैं। उसे रुई की मिठाई याद आती है, झूले याद आते हैं, काव्या की हंसी याद आती है। वह धीरे से मन में तीसरी दीदी कहता है, लेकिन फिर उसका दिल टूटता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह प्यारी तीसरी दीदी अब नहीं रही। उसके सामने जो काव्या खड़ी है वह वही नहीं है। वह तो उस याद को मार चुकी है। काव्या माफ़ी मांगती है। विहान रो पड़ता है। वह कहता है, तुम मेरी तीसरी दीदी नहीं हो, वह अब नहीं रही। यह सुनकर काव्या के दिल पर पहाड़ टूट पड़ता है। वह समझ जाती है कि उसने सिर्फ भाई को चोट नहीं पहुंचाई, उसने उसकी सबसे प्यारी याद भी तोड़ दी। रिया डॉक्टर को बुलाती है। विहान उसे देखकर कहता है, रिया, हमेशा तुम ही क्यों? मैं तुमसे नफरत करता हूँ। रिया पत्थर बन जाती है। नंदिता जब वापस आती है तो उसे पूरा माहौल भारी लगता है। तारा उसे सब बताती है। नंदिता सिर पकड़ लेती है और कहती है, हम जानवर हैं, सच में जानवर। उसे कुछ देर बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि अपराध बोध उसे सांस नहीं लेने दे रहा। हॉस्पिटल के गार्डन के पास उसे श्रेया मल्होत्रा मिलती है। श्रेया शांत है, लेकिन उसकी आंखों में सब समझ लेने वाली गहराई है। तभी नंदिता के फ़ोन पर इमरजेंसी अलार्म बजता है। ये तारा का सिग्नल होता है, मतलब विहान की हालत फिर बिगड़ गई है। नंदिता भागती हुई वापस जाती है। श्रेया भी पीछे पीछे वीआईपी वार्ड की तरफ चली आती है। कॉरिडोर में अफरा तफरी है। डॉक्टर अंदर हैं, बहनें बाहर टूटकर खड़ी हैं। थोड़ी देर बाद मेहरा बाहर आते हैं और कहते हैं कि फ़िलहाल स्थिति स्थिर है, लेकिन विहान का मन बाहरी उत्तेजना से बहुत डर रहा है। उसे ऐसी चीज़ चाहिए जिससे उसे माँ जैसी सुरक्षा महसूस हो। तारा पुराने वीडियो दिखाती है। डॉक्टर समझते हैं कि विहान को अपनी माँ के कमरे की एक खास खुशबू याद है, ठंडी चीड़ और बर्फ़ जैसी महक। वही खुशबू शायद उसे शांत कर सकती है, लेकिन मेडिकल सेफ्टी वाला शुद्ध ऑयल तुरंत मिलना मुश्किल है। नंदिता फिर टूटने लगती है। तभी श्रेया आगे आती है और अपने कोट से एक छोटी कांच की शीशी निकालती है। वह कहती है, मेरे पास है। नंदिता को शक होता है, लेकिन विहान की जान सबसे ज़रूरी है। डॉक्टर शीशी की जांच करते हैं और बताते हैं कि यह बहुत शुद्ध और सुरक्षित है। नंदिता आखिर श्रेया का धन्यवाद करती है। वार्ड में ह्यूमिडिफायर में उस खुशबू की एक बूंद डाली जाती है। धीरे धीरे पूरा कमरा ठंडी लकड़ी जैसी महक से भर जाता है। विहान की सांसें स्थिर होने लगती हैं। मॉनिटर की लाइनें शांत हो जाती हैं। बहनों की मुट्ठियाँ पहली बार ढीली पड़ती हैं। और फिर दोस्तों, जैसे ही विहान गहरी नींद में जाता है, उसके दिल की आवाज़ फिर सुनाई देती है। वह अपने माँ पापा से कहता है, मैं मनहूस नहीं हूँ, मैंने आपको नहीं मारा। बस ये सुनते ही चारों बहनें बुरी तरह कांप जाती हैं, क्योंकि 10 साल तक जिस बच्चे पर उन्होंने दोष डाला, वह बच्चा आज भी अपने माँ पापा से सफाई दे रहा है।
वो आज भी खुद को निर्दोष साबित करना चाहता है। यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा दर्द खुलता है। विहान को सबसे ज़्यादा चोट इस बात से नहीं लगी कि बहनों ने उससे बात नहीं की। सबसे बड़ी चोट ये थी कि उन्होंने उसे ऐसा महसूस कराया कि वह अपने माँ पापा की मौत का कारण है। एक 4 साल का बच्चा 10 साल तक यह बोझ लेकर जीता रहा। उसके कमरे में महंगे पर्दे थे, पर कोई माँ की गोद नहीं। उसके पास खिलौने थे, पर खेलने वाला कोई नहीं। उसके पास नाम था, पर अपना कहने वाला कोई नहीं। अब चारों बहनें पछता रही हैं, लेकिन पछतावा भी आसान नहीं है। नंदिता सोचती है कि उसने जिम्मेदारी के नाम पर रिश्ते खो दिए। काव्या सोचती है कि उसने गुस्से में अपने सबसे प्यारे छोटे भाई को दुश्मन बना लिया। रिया समझती है कि नकली मुस्कान से असली जख्म नहीं भरते। तारा समझती है कि स्क्रीन पर डेटा पढ़ना आसान है, लेकिन किसी के दिल का दर्द पढ़ना बहुत मुश्किल है। और श्रेया, वह चुपचाप खड़ी सब देख रही है, जैसे उसे इस कहानी से कोई पुराना रिश्ता हो। दोस्तों, अब सवाल यह है कि क्या विहान फिर से जीने की इच्छा पा पाएगा? क्या बहनें सच में बदलेंगी, या यह सिर्फ अपराध बोध का असर है? क्या एक टूटा हुआ बच्चा फिर से अपनी बहनों पर भरोसा कर पाएगा? और सबसे बड़ी बात, श्रेया मल्होत्रा को विहान के दिल की आवाज़ क्यों सुनाई दे रही है? क्या वह सिर्फ बाहरी किरदार है, या आने वाले समय में विहान की ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल निभाने वाली है? कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। असली सफ़र तो अब शुरू होगा। अब हीरो विहान धीरे धीरे अपनी खोई हुई आवाज़ वापस पाएगा। बहनें उसके लिए खाना, दवा और सुरक्षा तो ला सकती हैं, लेकिन क्या वे उसे वह बचपन लौटा सकती हैं जो उन्होंने खुद छीना था? यह आसान नहीं होगा। विहान हर अच्छे व्यवहार को नाटक समझेगा, हर प्यार भरी बात पर शक करेगा, हर स्पर्श से पीछे हटेगा, और हर याद उसे फिर उसी अंधेरे में धकेल देगी। लेकिन दोस्तों, उम्मीद की सबसे छोटी चिंगारी भी अंधेरे कमरे को रोशन कर सकती है। स्ट्रॉबेरी टॉफ़ी, पुरानी फ़ोटो, माँ की खुशबू और बहनों की टूटी हुई आँखें, ये सब मिलकर शायद विहान के दिल तक पहुँचने की शुरुआत बनेंगे। अभी वह उन्हें माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है, और सच कहें तो उसे तुरंत माफ़ करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि 10 साल का दर्द एक रात के आंसू से नहीं धुलता। भरोसा कमाना पड़ता है, धीरे धीरे, हर दिन। अब नंदिता फैसला करती है कि वह विहान को मजबूर नहीं करेगी। वह उसके कमरे के बाहर बैठेगी, चाहे वह बात करे या न करे। काव्या फैसला करती है कि वह अब गुस्सा नहीं करेगी, चाहे विहान उसे कितना भी धक्का दे। रिया पहली बार अपने चेहरे से नकली मुस्कान हटाती है और तय करती है कि वह सच बोलेगी। तारा अपनी तकनीक से नहीं, अपने दिल से भाई को समझने की कोशिश करेगी। और श्रेया चुपचाप उस खुशबू की सीसी टेबल पर रख कर चली जाएगी, लेकिन उसके मन में भी कई सवाल जाग चुके होंगे। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक अमीर घर की नहीं है। यह उन रिश्तों की कहानी है जहां गलती का बोझ एक मासूम बच्चे पर डाल दिया जाता है। यह कहानी बताती है कि चुप रहने वाला इंसान कमज़ोर नहीं होता, शायद वो अंदर से बहुत ज़्यादा टूट चुका होता है। और यह भी कि जब तक हम किसी का दिल सुन नहीं लेते, हमें लगता है कि सब ठीक है। लेकिन विहान का दिल सुनते ही बहनों की दुनिया बदल गई। अंत में उस रात हॉस्पिटल के वीआईपी वार्ड में मशीनों की हल्की आवाज़, चीड़ की ठंडी खुशबू और 4 बहनों की नम आँखों के बीच विहान गहरी नींद में था। उसके चेहरे पर पहली बार थोड़ी शांति थी। बाहर नंदिता दीवार से सिर टिकाकर बैठी थी। काव्या हाथ जोड़कर चुपचाप रो रही थी। रिया बिना मुस्कान के खिड़की के पास खड़ी थी। तारा टैबलेट बंद करके सिर्फ अपने भाई को देख रही थी, और श्रेया दूर खड़ी सोच रही थी कि यह बच्चा शायद किस्मत की किसी बड़ी कहानी का हिस्सा है। अब आगे क्या होगा? क्या विहान अपनी बहनों को एक मौका देगा? क्या बहनें सच में अपने पाप का प्रायश्चित कर पाएंगी? और क्या विहान के दिल की आवाज़ सुनने की यह शक्ति उसे बचाएगी, या उसकी ज़िंदगी को और उलझा देगी? दोस्तों, कहानी यहीं से और भी ज़्यादा इमोशनल, रहस्यमयी और दिल तोड़ देने वाली होने वाली है, क्योंकि अब हीरो की वापसी सिर्फ ज़िंदगी में नहीं, अपने टूटे हुए बचपन से भी होने वाली है।